राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अनपढ़। बात बात पर अपनी नौकरी की धौंस दिखाने वाली अपनी सास को अनपढ़ और गंवार समझने वाली मधु ने जब सासू माँ की डिग्रियां और उनका रुतबा देखा तो उसके होश उड़ गए। घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही है। आज मधु की शादी है। मधु अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। मधु के माता पिता ने उसे बेटे की तरह ही पढ़ाया लिखाया। पढ़ने लिखने के बाद मधु आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। मधु आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की तो जरूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर और अपनी नौकरी पर बहुत घमंड है, और इसी कारण वह किसी को भी अपने आगे कुछ भी नहीं समझती। मधु का यह स्वभाव शादी के बाद भी बना रहता है। कई बार तो मधु के इस स्वभाव की वजह से सामने वाले को बुरा भी लग जाता था, लेकिन मधु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मधु की शादी दिल्ली में हुई है। उसके ससुराल में उसकी सास और 2 भाई है। ससुर जी 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शादी हो जाने के बाद मधु अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी मधु का वही रवैया रहा जो अपने मायके में था। वह इतनी अकड़ू और घमंडी थी कि अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। जब देखो तब अपनी सास को अपनी नौकरी की धौंस दिखाती रहती थी कि मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं घर के काम क्यों करूँगी, घर के काम आप करो, मैं पैसे कमा रही हूँ। मधु को ससुराल में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। आज मधु की रसोई की रस्म है। मीठा बनाने के लिए वह रसोई में गई तो उसमें भी उसने हलवे की कढ़ाई में सिर्फ हाथ लगाया था। बाकी का सारा काम तो अमिता जी ने ही किया था। रसोई के दर्शन करने के बाद सभी रिश्तेदारों के सामने ही मधु ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि रसोई के किसी भी काम की उम्मीद उससे ना करें, ना ही घर में किसी और काम धाम की मुझसे उम्मीद करें, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद ससुराल में आकर रसोई में रोटियां बनाती है। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, मैं घर के काम धाम नहीं करने वाली। अमिता जी इशारे से अपनी बहू को चुप रहने के लिए कहती है। उनको लगता है कि बहू सभी रिश्तेदारों के सामने इस तरह से कह रही है तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपने बेटे के लिए किस तरह की बहू चुनी है, और मेरे बेटे को ही भला बुरा कहेंगे। इसीलिए वह अपनी बहू से हमदर्दी रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है। मधु अपनी सास का इशारा देखकर और भी भड़क जाती है और कहती है, आप यह मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं आज के जमाने की बहू हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। इसीलिए मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मधु की बातें सुनकर बरामदे में बैठे हुए सभी रिश्तेदार, बुआ, मम्मी, ताई सब उनका मुंह ताकते रह गए कि अमिता जी ने तो कुछ भी नहीं कहा और उनकी बहू ने उन्हें किस तरह से डांट दिया है। अपनी बहू की बातों को सुनकर अमिता जी को भी थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन वह बातों को बदलते हुए कहती है, चलो चलो, रसोई की रस्म के लिए देर हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए मीठा हलवा बनाया है, तो सभी अपना मुंह मीठा कर मेरी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। सभी बहू मधु के हाथ के बने हलवे को खाने लगते हैं। शादी में तो बहुत सारी रस्में होती है और बहुत सी रस्मों में बहू की जरूरत होती है। दूसरे दिन अमिता जी अपनी बहू से कहती है, बेटा, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी है, उसमें सभी रिश्तेदार आएंगे और सारे बड़े बूढ़ों को भी बुलाया है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सबके पैर छूने पड़ते हैं। मैंने सभी के पैर छूने के लिए शगुन के लिफाफे तैयार करके रख दिए हैं। कल मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद तुम लिफाफे देकर सबके पैर छू लेना। मधु अपने कानों में लीड लगाकर गाना सुन रही थी। उसने अपनी सासू माँ की कहीं किसी भी बात को नहीं सुना और गाना सुनते सुनते वह जो गर्दन हिला रही थी, उससे अमिता जी को लगा कि बहू ने उनकी बातों को सुनकर हाँ कर दिया है।
दूसरे दिन मुन्ह दिखाई की रस्म होती है। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ है। सारे रिश्तेदार बैठे हैं। आस पड़ोस के सभी लोग बैठे हुए हैं। मुन्ह दिखाई की रस्म में सभी लोग बहू को अच्छे अच्छे उपहार देते हैं। बाद में मुन्ह दिखाई की रस्म के बाद अमिता जी शगुन के लिफाफे लेकर अपनी बहू के पास गई और बोली, बेटा अब तुम्हें सबको लिफाफे देकर सबके पैर छूने हैं। पैर छूने की बात सुनकर मधु अपनी सास अमिता जी से कहती है, आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं इतने सारे लोगों के पैर छूंगी, वह भी छुक छुक कर। मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर नहीं छूने वाली हूं। मैं पुराने जमाने की सीधी सादी या आपकी तरह अनपढ़ गवार नहीं हूं। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं। नौकरी करती हूं। अच्छा खासा पैकेज कमाती हूं। और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं इन सब लोगों के पैर छूंगी, वह भी छुक छुक कर। मुझसे यह सब नहीं होगा। आज फिर से मधु ने सबके सामने अमिता जी को खरी खोटी सुना दी। आंगन में बैठे हुए सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि अमिता जी कैसी बहू लेकर आई है। वह तो उनकी एक भी बात नहीं सुनती है। अभी यह हाल है तो बाद में पता नहीं क्या करेगी। यह तो शादी की रस्मों को ही नहीं मान रही है और जब देखो तब अमिता जी को नीचा दिखा देती है और बार बार अपनी नौकरी की धौंस दिखाती है। अब तो भगवान ही भला करें अमिता जी का। ऐसी तेज तर्रार बहू लेकर आई है। अपनी बहू और आंगन में बैठे सभी लोगों की बातें अमित जी के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी किसी ने उनके कानों में गर्म तेल डाल दिया हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे से अपनी बहू से कहती है, बेटा मैंने तुमसे कल ही इस बारे में बात की थी। तब तो तुमने हाँ कर दिया था। अगर तुम्हें या रस्म नहीं करनी थी तो मुझे कल ही बता देती। कम से कम सबके सामने इस तरह मुझे बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। मधु चिल्लाते हुए कहती है, आपने मुझसे इस बारे में कब बात की है? मुझे तो याद भी नहीं है। मैं तो कल अपने कमरे में बैठकर लीड लगाकर गाना सुन रही थी। अब अमिता जी को सब समझ में आ गया कि बहू ने उनकी बात को सुना ही नहीं था। तभी छत पर बैठा हुआ अमिता जी का बेटा माधव भी अपनी माँ और पत्नी दोनों की बातें सुन रहा था। छत से ही वह अपनी पत्नी को फोन करता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि शादी की कुछ रस्में होती है जिन्हें मानना पड़ता है। तुम भी इन रस्मों को निभा लो। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे तैसे माधव के समझाने पर मधु शगुन के लिफाफे देने के लिए और लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। सारी रस्में हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी के घर जाने के बाद मधु अमिता जी पर गुस्सा होते हुए कहती है, माँ जी आप मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी हूँ। कभी किसी के पैर नहीं छुए हैं मैंने। आज तो आपने इतने सारे लोगों के पैर छुलवाकर मेरी कमर ही तोड़ डाली है। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज तो आपने शगुन के नाम पर अपनी चाल चल ली है। लेकिन आगे से मुझ पर अपनी चलाने की कोशिश मत करना। तुम तो ठहरी अनपढ़ गवार तो इन रस्मों को मानेगी ही, लेकिन मैं इन रस्मों को नहीं मानती हूँ। अमिता जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती है कि बहू ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है और रीति रिवाज रस्मों को मनाना भी अपनी जगह होता है। अगर हम चाहे तो सारी चीजों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज के लिए बाकी सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाए। यह जिंदगी है। इसमें सब कुछ चलता रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में सब कुछ किया है। अमिता जी इतना ही बोल पाती है कि उनकी बात को काटते हुए मधु कहती है, अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हे भगवान मेरे भी क्या दिन आ गए हैं कि अब अनपढ़ गवार भी मुझे लेक्चर देने लगी है।
इतना कहकर पैर पटकते हुए मधु अपने कमरे में चली गई। अमिता जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बहू के आ जाने के बाद भी अमिता जी के घर के काम कम नहीं हो रहे थे, क्योंकि बहू ने तो नौकरी के नाम पर घर के किसी भी काम को करने से साफ साफ मना कर दिया था कि आप तो घर पर बैठी रहती हैं, आप ही घर गृहस्थी संभालिए, मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे यह सब नहीं होगा। एक दिन मधु अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में अपने ऑफिस की जरूरी फाइन डाइनिंग टेबल पर भूल गई। अमिता जी अपने रसोई के काम को निपटाकर जब बाहर निकली तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई है। वह उस फाइल को उठाकर खोलकर पढ़ने लगती है। तभी हड़बड़ाती हुई मधु घर में प्रवेश करती है और अपनी फाइल को सासू माँ के हाथों में देखकर फाइल को छीनते हुए कहती है, तुम मेरी फाइल को खोलकर क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम्हें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, तो तुम्हें मेरी इस फाइल में लिखा हुआ क्या समझ में आएगा? तुम तो ठहरी अनपढ़ गवार। अगर पढ़ी लिखी भी होगी तो बस हिंदी पढ़ना आती होगी, इंग्लिश तो तुम्हें आता ही नहीं होगी। बहू की बातें अमिता जी के दिल को चीर रही थी। आज उनका दिल कह रहा था कि वह अपनी बहू को अच्छे से बता दें कि वह अनपढ़ गवार नहीं है, वह भी पढ़ी लिखी है, वह भी नौकरी। वह अपनी बात रखते ही वाली होती है कि बहू मधु अपनी फाइल को लेकर वापस से घर के बाहर निकल गई। आज फिर अमिता जी कहते कहते रुक गई। एक दिन मधु के मामा जी का फोन उसके पास आता है और वह कहते हैं कि वह दिल्ली शहर में ही आए हुए हैं और उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह शादी में नहीं आ पाए थे। मधु अपने मामा से मिलने के लिए बहुत खुश हो गई। उसने कहा, हम घर पर ना मिलकर के किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उसे अपनी सास से अपने मामा को मिलाने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह अपने मामा को घर पर ना बुलाकर रेस्टोरेंट बुलाती है और उधर ही माधव को भी लेकर पहुंच गई। वे लोग बातें करते हैं। तभी माधव का जरूरी फोन आ जाता है और वह बाहर चला जाता है। बातों बातों में मामा मधु को बताते हैं कि इस शहर से उनका 15 साल पुराना रिश्ता है। 15 साल पहले भी वह दिल्ली आए थे। उस समय पर इस शहर में एक बहुत ही निर्भीक और बहादुर सब इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे एरिया में उनका जलवा था। आसपास के लोग उनके नाम से ही डरते थे। बहुत ही ईमानदार और बहादुर सब इंस्पेक्टर थी वह। मधु अपने मामा की बातों को बहुत ही उत्साह के साथ सुन रही थी और उसे लग रहा था कि वह उस सब इंस्पेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जाने। वह मामा से कहती है, मामा क्या आप उन सब इंस्पेक्टर से मिले थे? आप उनको कैसे जानते हैं? मामा बोले, हाँ मधु, मैं उनसे मिला था और वह वाकया तो मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेला दिल्ली में हाईवे के पास से गुजर रहा था तो हाईवे के पास ही 3-4 लोग बैठे थे। मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे रास्ता पूछने के लिए अपनी कार को रोका तो वह तीनों मेरी कार के पास आए और कांच को नीचा करने के लिए कहा। जैसे ही मैंने कांच को नीचे किया, गेट खोलकर फटाक से तीनों लोग मेरी कार में आकर बैठ गए। मेरी गर्दन पर चाकू रखकर बोले, जितने भी पैसे और कीमती सामान है वह हमें दे दो और गाड़ी की चाबी निकालकर हमें दे दो। मैंने सब कुछ चोरों को दे दिया, लेकिन इत्तेफाक से वह मेरा फोन लेना भूल गए और मुझे सड़क पर फेंक कर मेरी कार को लेकर भाग गए। सड़क पर फेंकने की वजह से मेरे सर पर बहुत चोट आई। बहुत सारा खून भी निकल गया था, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ मेरी जेब में गया तो मैंने देखा फोन तो मेरे ही पास है। फटाक से मैंने पास के ही पुलिस स्टेशन में फोन लगा दिया। फिर मैं बेहोश हो गया। मेरे हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उस पुलिस स्टेशन में उस समय अमिता नाम की सब इंस्पेक्टर थी। वह अपने 2 पुलिस वालों के साथ 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ गई। फिर मुझ पर पानी डालकर उन्होंने मुझे होश में लाया और मुझे पानी पिलाया।
मुझसे चोरों का सारा पता पूछने के बाद उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और चोरों की गाड़ी का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर ही उन्होंने चोरों की गाड़ी पर एक फायर किया, जिससे उनकी गाड़ी में पंचर हो गया और चोरों ने भागने की बहुत कोशिश की। लेकिन अमिता जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन तीनों चोरों को पकड़कर जेल में डाल दिया और मेरा सारा सामान वापस दिलवा दिया। मैं सब इंस्पेक्टर को देखकर हतप्रभ रह गया, क्योंकि वह बहुत ही बहादुर थी। मुझे अस्पताल में भी भर्ती कराया। मैंने अमिता जी का तहे दिल से शुक्रिया किया। आज इस वाकया को 15 साल बीत गए हैं मधु, लेकिन जब भी मैं दिल्ली में आता हूँ यह वाकया ताजा हो जाता है और बार बार मेरा मन अमिता जी से मिलने का करता है। मामा जी, क्या आप बाद में उनसे मिले? हाँ मधु, ठीक होने के 4 दिन बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस पुलिस स्टेशन में अमिता जी का धन्यवाद करने के लिए आया था कि आपकी वजह से मैं बच गया। आपने मुझे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने पर पता लगा कि सब इंस्पेक्टर अमिता जी ने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। शायद उनका कोई निजी मामला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर मैं वापस चला गया। मधु अपने मामा की बातों को सुनकर अचंभित हो रही थी और उसका मन भी अमिता जी से मिलने का कर रहा था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि उसकी सास का नाम भी तो अमिता ही है, कहीं उसकी सास वही अमिता तो नहीं है। फिर वह सोचती है, नहीं नहीं, मेरी सास तो अनपढ़ गवार है, वह कैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो सकती है? वह तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो पलट का जवाब भी नहीं देती है, जबकि मामा तो बता रहे हैं कि वह पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही निर्भीक और बहादुर थी। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बहादुर नहीं लगती है। मेरे मन का बस वहम है। और क्या दुनिया में एक ही अमिता जी थोड़े ना है, बहुत सारी अमिता है। थोड़ी देर में माधव वहां पहुंच गया और कहता है, सॉरी मुझे बहुत देर हो गई, ऑफिस से जरूरी कॉल आ गई थी, इसीलिए आप लोगों की बातों को सुन ही नहीं पाया। लेकिन मामा जी आप इधर तक आए हैं तो एक बार घर जरूर चलिए। आप इधर से वापस नहीं जा सकते हैं। आप हमारी शादी में भी नहीं आए थे, इसीलिए अब तो आपको हमारे घर चलना ही होगा। माधव मामा जी से बहुत ज्यादा आग्रह करता है, लेकिन मधु का बिल्कुल भी मन नहीं है कि वह मामा जी को अपने घर लेकर जाए और अपनी अनपढ़ गंवार सासू माँ से मिलवाए। उसे तो बस पढ़े लिखे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, अपने स्टेटस के लोगों के साथ मिलना जुलना ही पसंद था। वह अपनी सास को सास समझती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे घर की कोई नौकरानी हो। माधव के कहने पर मधु अपने मामा जी को अपने ससुराल लेकर आई। मामा जी हाल में आकर बैठकर घर को देख रहे थे कि मधु अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहती है, मम्मी जी मेरे मेरे मामा जी आए हैं, जरा चाय बनाकर ले आओ और साथ में पकौड़े भी बना लाना, खाली चाय मत लेकर आ जाना। अमिता जी चाय और पकोड़े बनाकर जैसे ही हाल में प्रवेश करती है, उनको देखकर मामा जी खड़े हो गए और जाकर उनके पैर छूने लगे। अरे अमिता जी आप, मैंने आपको कितना ढूंढा और आप मेरी मधु की सास है। मुझे तो यह पता ही नहीं था। मधु तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी सास ही सब इंस्पेक्टर अमिता जी हैं। मधु का मुंह मामा जी की बात को सुनकर खुला का खुला रह गया। मामा जी आप यह कैसी बात कर रहे हो? मेरी सास कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है, वह तो साधारण सी गृहिणी है, घर के सारे काम धाम देखती हैं और आपको उनको देखकर लगता है कि वह सब इंस्पेक्टर होगी। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह वह अमिता जी नहीं है, कोई और अमिता होगी। नहीं मधु, यह वही अमिता जी है, सब इंस्पेक्टर अमिता। मुझे उनका चेहरा बहुत अच्छी तरह से याद है।
अमिता जी चाय और पकोड़े की प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है। जी मैं ही सब इंस्पेक्टर अमिता हूँ। आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना है। अपनी सासू माँ के मुंह से यह सब सुनकर मधु के होश उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसकी सास सब इंस्पेक्टर थी, जिसको वह पिछले 4 महीने से अनपढ़ गवार समझ रही थी। वह अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही है। मैंने उनका कितनी बार अनपढ़ गवार कहकर अपमान किया है, कितनी बार अपनी नौकरी की धौंस दिखाई है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी सास सब इंस्पेक्टर थी, वह भी नौकरी करती थी। तभी मधु के मामा जी कहते हैं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको याद है, एक बार आपने रात में मुझे चोरों से बचाया था और अस्पताल में भर्ती कराया था। अगर आप सही समय पर मेरी मदद नहीं करती, तो सारा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती थी। ठीक हो जाने के बाद मैं फिर से पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आपसे मिलने के लिए आया था, आपको धन्यवाद कहने के लिए। लेकिन आप मिली ही नहीं। आप मुझे उधर क्यों नहीं मिली? और आपने इस्तीफा क्यों दे दिया था? अब तो मधु की धड़कन तेज होती जा रही थी। वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या सच में सासू माँ सब इंस्पेक्टर थी, और अगर थी तो आखिर उसकी सासू माँ ने इस्तीफा क्यों दिया था। मधु जी कहती है कि आपको बचाने के 2 दिन बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका देहांत हो गया था। घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, साथ में मेरी बुजुर्ग सास भी रहती थी, जिनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। उनकी देखभाल के लिए किसी एक का घर पर रहना बहुत जरूरी था। जब तक मेरे पति थे, वह घर की सारी जिम्मेदारियां को बहुत अच्छी तरह संभाल लेते थे। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। वैसे मैं अपने पति की घर संभालने में पूरी पूरी मदद करती थी। ड्यूटी पर जाने से पहले घर के सारे काम करके जाती थी, खाना बनाकर जाती थी, सासू माँ की दवाइयाँ निकाल कर रख जाती थी, बच्चों के टिफिन तैयार करती थी। शाम को जब ड्यूटी से आती थी तो घर जाकर सबके लिए खाना बनाती थी। कभी भी किसी काम के लिए मैंने या मेरे पति ने एक दूसरे से शिकायत नहीं की। हम दोनों ने मिलकर अपने घर को, बच्चों को, अपनी अपनी नौकरी को बहुत अच्छी तरह संभाला था। लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझसे अकेले ही सब नहीं हो रहा था। मैंने अपने बच्चों की खातिर नौकरी छोड़ दी। थोड़े बहुत पेंशन के पैसे आते थे, उसी से ही मैंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, घर के खर्च चलाए। मेरी मजबूरी थी नौकरी को छोड़ना, इसीलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। अमिता जी की बात सुनकर मधु उनके पास जाती है और कहती है, माँ जी आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही है, जबकि मैंने आपको कितनी बार अनपढ़ गवार कहकर आपका अपमान किया है। बहू मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन शायद तुमने सुनने की जरूरत ही नहीं समझी। मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर ही तुम निकल जाती थी। जब तुम सुनती ही नहीं थी तो मैं तुम्हें क्या बताती। मधु को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था कि जिस सास को मैं अनपढ़ गवार समझती थी, वह तो इतनी बहादुर और निर्भीक सब इंस्पेक्टर रही हैं। और इंस्पेक्टर रहने के साथ साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों और घर को और बुजुर्ग सास को जिस तरह संभाला है, यह तो काबिले तारीफ है। और मैं अपनी एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ। ना तो अभी मेरे बच्चे हैं और ना ही घर की कोई जिम्मेदारी संभालती हूँ। कितनी बार मैंने सासू माँ का अपमान किया है और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मधु अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता था कि मैं नौकरी करती हूँ और अपनी नौकरी के आगे कभी कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन आप तो मुझसे बहुत आगे हैं। आपने अपनी नौकरी अपने बच्चों और परिवार के लिए छोड़ दी। ऐसा तो कोई भी नहीं करता है।
मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। आप सच में बहुत महान है। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, अमिता जी ने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने किस तरह से अपने बेटों को संस्कार दिए हैं, यह तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आज मधु की आंखों में पश्चाताप के आंसू है। उसने अब सोच लिया कि आज से वह भी अपनी नौकरी पर कभी भी घमंड नहीं दिखाएगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाएगी, क्योंकि नौकरी करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप घर के कामों से पल्ला झाड़ ले। मधु की आंखों में आंसू देखकर अमिता जी उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, बहू, तुम्हें सच में अगर अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा है तो यह बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अपने से कम मत आंकना, चाहे वह नौकरी करता हो या ना करता हो, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं होता। हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है। हर किसी की जिंदगी के अपने संघर्ष है। कोई नौकरी नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता। अरे, जो नौकरी करता है, क्या उसको सब कुछ आता है? अमिता जी की बातों को सुनकर मधु अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी सासू माँ से वादा भी करती है कि अब वह किसी को भी कम नहीं आंकेगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।